हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने आपके समक्ष मूर्त तत्व जो है वो डिस्क्राइब किए थे, बताए थे, डिस्कस किए थे। और हम जो अंतिम तत्व हम देख रहे थे वो था आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षमता। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि जिस देश के पास औद्योगिक क्षमता जो बहुत अच्छी है, जहाँ जो है उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है, जहाँ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की जो है वो कमी नहीं है, या जहाँ की कृषि व्यवस्था जो है वो प्रचुर मात्रा में औद्योगिक कच्चा माल तैयार करने में सक्षम है, और जहाँ पे भूमि की कोई कमी नहीं है उद्योग लगाने के लिए, या जहाँ पे कृषि की कोई कमी नहीं है कच्चा माल तैयार करने के लिए, जहाँ पे खानों की कोई कमी नहीं है, तो निश्चित तौर पर ऐसा देश जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और ये एक प्रकार का मूर्त तत्व है जो किसी भी राज्य की शक्ति में नजर आता है। आज हम बात करेंगे अमूर्त तत्वों की, या अस्थायी तत्वों की। कुछ अस्थायी तत्व होते हैं जो किसी राज्य की शक्ति को जो है वो निश्चित करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है विचारधारा। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अनेक प्रकार की विचारधाराएं समय समय पर जो है वो प्रचलित रही हैं। चाहे वो आदर्शवादी विचारधारा है, चाहे वो मार्क्सवादी विचारधारा है, चाहे वो उदारवादी विचारधारा है, चाहे वो जो है यथार्थवादी विचारधारा है, गांधीवादी है, नाजीवादी है, फांसीवादी है, व्यवहारवादी है। बहुत सारे प्रकार की विचारधाराएं जो हैं वो होती हैं, जिनका सहारा लेकर कोई भी देश जो है अपनी राजनीति चलाता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार की जो है भारतीय देश की विचारधारा है वो एक तरह से समाजवादी विचारधारा का और उदारवादी विचारधारा का मिश्रण है, और कहीं कहीं जो है हमें गांधीवादी और मानवतावादी विचारधारा के भी बहुत सारे अंश मिल जाते हैं। तो यही कारण है कि भारत की जो है दूसरे देशों में बहुत बड़ी एक तरह से पैठ है, बहुत भारत की विचारधारा को बहुत ही ज़्यादा सटीक माना जाता है, क्योंकि भारतीय सरकार ने हमेशा जो है समझदारी का परिचय दिया है। उदारवादी सिद्धांतों पे चलकर, मानवतावादी सिद्धांतों पे चलकर, अंतर्राष्ट्रीयवादी सिद्धांतों पे चलकर, गांधीवादी सिद्धांतों पे चलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जिस राज्य की विचारधारा अच्छी होगी उसको निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उसको बहुत ही उच्च स्थान जो है वो मिलता है। इसी तरह यदि हम ब्रिटेन की बात करें या हम अमेरिका की बात करें तो चर्चिल जैसे लोगों ने यहाँ पे जो है ट्रूमैन जैसे लोगों ने जो है शासन किया। इंग्लैंड की बात करें तो चर्चिल, और अमेरिका की बात करें तो ट्रूमैन हैं, और रूजवेल्ट हैं, वुडरो विल्सन हैं। इन लोगों ने नेतृत्व किया जो है बड़े यूरोपीय राज्यों का। तो इनकी विचारधारा कहीं ना कहीं उदारवादी विचारधारा रही, आदर्शवादी विचारधारा रही, और इन लोगों ने अमेरिका को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य बनाने में और इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह भारत में जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और अभी जो है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विचारधारा के बल पर, अपनी सोच और समझ के बल पर भारत में प्रचलित विचारधाराओं के का सहारा लेकर विश्व में अब एक अनूठी पहचान जो है भारत को दी है। तो विचारधारा किसी भी राज्य की एक तरह से अमूर्त शक्ति का हिस्सा होती है। वहीं दूसरा जो पॉइंट है नेतृत्व। जैसे मैं अभी विचारधारा के साथ कुछ नेताओं को मैंने जोड़ा, इसी तरह नेतृत्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे मैंने रूजवेल्ट की बात की, हमने चर्चिल की बात की, हमने ट्रूमैन की बात की, हमने जवाहरलाल नेहरू की बात की, हमने इंदिरा गांधी की बात की, हमने जो है अटल बिहारी की बात हम कर सकते हैं, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बात हम कर सकते हैं। ये कुछ करिश्मेटिक
लीडरशिप हैं जो विश्व में पैदा हुई हैं, जिन्होंने अपने देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता जो है जिनमें नजर आई है। तो निश्चित तौर पर जो नेता किसी भी राज्य के या देश के राष्ट्र के होते हैं, वो यदि उनकी विचारधारा सही है, उनका व्यक्तित्व अच्छा है, उनकी समझ अच्छी है, उनका नेतृत्व करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो ये किसी भी राज्य के लिए एक शक्ति का काम करते हैं, एक एनर्जी का काम करते हैं, एक सकारात्मकता का काम करते हैं और पूरे विश्व का नेतृत्व करके पूरे विश्व को जो है शांति के रास्ते पर, शांति के मार्ग पर आगे ले जाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और इनके व्यक्तित्व के दम पर ही, इनके व्यक्तित्व के गुणों के कारण ही उस देश की तो शक्ति बढ़ती ही है जिस देश के ये नेता होते हैं, साथ ही संपूर्ण विश्व को भी ये एक मानवतावाद की तरफ, एक अंतर्राष्ट्रीयवाद की तरफ जो है लेकर चलते हैं। तो ये नेतृत्व का गुण भी जो है वो देशों के पास जो है एक देश की शक्ति बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा यदि हम कूटनीति की हम बात कर सकते हैं। डिप्लोमेसी किसी भी देश की विदेश नीति का हिस्सा होती है। डिप्लोमेसी का साधारण शब्दों में यदि हम अर्थ देखें तो डिप्लोमेसी का अर्थ होता है किसी राज्य की ऐसी कूटनीति जिसमें युद्ध का सहारा ना लिया जाए, जिसमें हार्ड पावर का सहारा ना लिया जाए, जिसमें बातचीत के जरिए अपने जो है बातचीत का रास्ता चुनकर या जो है एक शांति प्रिय मार्ग पर चलकर जो है इस तरह से जो कूटनीति है वो एक प्रकार की कला है जो देशों के पास होती है, जिसका प्रयोग करके जो देश हैं वो एक ऐसा विचार प्रस्तुत करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए एक ऐसा रास्ता बताते हैं कि जिसके द्वारा वो समस्याएं जो हैं बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से वो सुलझ जाएं। तो कूटनीति जो है किसी भी देश की शक्ति में चार चांद लगा सकती है। स्वयं मोरगेंथो ने ये इस बात को स्वीकार किया था कि कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क है, राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क है, क्योंकि जो देश शांति प्रिय रहकर अपने दिमाग का प्रयोग कर कर, अपने तर्क का प्रयोग कर कर, अपने बयानों का सहारा लेकर और अपने शांति प्रिय जो है नीतियों का सहारा लेकर विश्व का मार्गदर्शन करता है, वो देश जरूर शक्तिशाली जो है वो माना जाता है। जो राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रयोग कूटनीति के माध्यम से करता है, यानी कूटनीति का सहारा लेकर जो है अपना जो है कूटनीति का सहारा लेकर अपना मार्ग निखारते हैं, कूटनीति का सहारा लेकर दूसरे देशों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो वो निश्चित तौर पर वो देश जो है अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। और ये कूटनीति का सहारा लेना ये भी एक तरह से नेतृत्व के हाथ में होता है। जो देश का उच्च नेतृत्व है वो यदि कूटनीतिक है, जिस प्रकार से यदि हम बात करें, चाहे वो हम हेनरी किसिंजर की बात करें जो अमेरिका के एक महान कूटनीतिज्ञ थे, या फिर हम भारत में जसवंत सिन्हा की बात करें, यानी जसवंत सिंह जो भारत के विदेशी मामलों के मंत्री रहे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा कूटनीतिक थे। इसी प्रकार हम यदि नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें और इंदिरा गांधी जी की बात करें, ये सारे नेता कूटनीति का सहारा लेकर जो है अपने देश के से संबंधित जितनी भी राजनीति होती है, जितनी भी विदेश नीति होती है, वो कूटनीति का जो है सहारा लेकर ही उसको निश्चित करते हैं। एक बार अगर हम कूटनीति को दोबारा से समझने का प्रयास करें तो कूटनीति से हमारा अभिप्राय ऐसी नीति से है, ऐसे विचारों से है, ऐसे सिद्धांतों से है जिनमें हम हार्ड पावर का प्रयोग नहीं करते बल्कि अपने तर्क का प्रयोग करते हैं, अपने विचारों का प्रयोग करते हैं, अपने वाक्यों का प्रयोग करते हैं, सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार का जो है हमने किस प्रकार की अपनी अभिव्यक्ति करनी है, किस प्रकार से कोई बात रखनी है, किस प्रकार से अपनी बात देश के सामने, विश्व के सामने रखनी है, इस सारी व्यवस्था को कूटनीति जो है वो कहा जाता है।
कूटनीति के अलावा किसी राज्य की दूसरे राज्यों पर निर्भरता या विदेशी सहायता, ये भी राष्ट्रीय शक्ति के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। यदि राज्यों की किसी राज्य की दूसरे राज्यों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं है और वो देश काफ़ी क्षेत्रों में आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, सेना के क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और वो किसी दूसरे राज्य के ऊपर जो है आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है, तो ऐसा राज्य जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली निश्चित तौर पर अपने आप में हो जाता है, क्योंकि उसकी किसी अन्य देश के ऊपर निर्भरता नहीं है और उसे अपने हथियार बनाने के लिए, उसे अपना उद्योग धंधे कारोबार बढ़ाने के लिए, उसे अपनी शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए, उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है, तो वो देश निश्चित तौर पर अधिक शक्तिशाली जो है वो कहलाएगा। इसी तरह से विदेशी सहायता, जिस देश को आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध हो जाए या हथियारों की सहायता उपलब्ध हो जाए, टेक्नोलॉजी की सहायता मिल जाए, स्किल्ड लेबर मिल जाए या फिर उस देश को जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी मिल जाए, कुछ साइंटिफिक थ्योरीज मिल जाएं, संचार के साधनों की उपलब्धता मिल जाए या जितनी बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सभी उसको समय पे मिल जाए, उसको इस प्रकार की सहायता दूसरे देशों से मिल जाए, तो उस देश को भी अधिक शक्तिशाली जो है वो माना जा सकता है। इसके अलावा सरकार और संगठन की योग्यता, सरकार और संगठन की योग्यता भी किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही कारगर और उपयोगी सिद्धांत है। जो सरकार जो है संगठनात्मक दृष्टि से जो है जुड़ी हुई है, जो संगठित गवर्नमेंट है, जो बाइफरकेट नहीं है, जो गवर्नमेंट बिखरी हुई नहीं है, जिसका संगठन जो है वो मजबूत है और जो सरकार एक योग्य सरकार है, जिसका मंत्रिमंडल जो है बहुत ही पढ़ा लिखा है, जो है फॉरेन पॉलिसी को समझने वाला है, आर्थिक गतिविधियों को समझने वाला है, औद्योगिकरण को समझने वाला है, कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। तो जिस राज्य के पास इस प्रकार का स्टेट क्राफ्ट होगा, इस प्रकार का मंत्रिमंडल होगा, इस प्रकार का सरकार का संगठन होगा, इस प्रकार की जो है सरकार के पास एक्सपर्ट होंगे, तो निश्चित तौर पर उस सरकार को भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जो है वो माना जाता है और बहुत ज़्यादा काबिल सरकार उस जो है देश को माना जाता है। इसके अलावा लोगों का चरित्र है या मनोबल है, ये भी एक राष्ट्रीय शक्ति के मार्ग में महत्वपूर्ण कड़ी है। जिस देश के लोगों का मनोबल बहुत अच्छा है, जिस देश के लोग बहुत ही ज़्यादा साहसी हैं, बहुत ही ज़्यादा देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, देश के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, जिस देश के लोगों में राष्ट्र प्रेम जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है, जिस देश के लोग जो हैं ईमानदार हैं, जिस देश के लोग जो हैं कर्मठ हैं, जिस देश के लोग स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, जिस देश के लोग जो हैं अधिक पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तर्कपूर्ण व्यवहार करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के लोग जो हैं वो किसी भी देश के लिए एसेट होते हैं, किसी भी देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, किसी भी देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए बहुत बड़ी कड़ी का काम करते हैं। और इस प्रकार के लोगों के ऊपर क्योंकि शासन करना भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, वो शासन के साथ मिलकर चलते हैं और अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी निर्वहन करते हैं। तो यदि इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार की जनसंख्या है, तो निश्चित तौर पर जो है किसी भी देश की शक्ति जो है बहुत जल्दी बढ़ जाती है, बहुत ही जल्दी जो है वो एक तरह से वो देश बहुत ही जल्दी विकसित हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है किसी भी देश को की शक्ति के। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो किसी भी राज्य की शक्ति का हिस्सा होते हैं और ये शक्ति जो है
आम तौर पर हमें जो है नंगी आँखों से ये इस प्रकार की शक्ति नज़र नहीं आती। हम इसको अमूर्त शक्ति कहते हैं, हम इसको आइडियोलॉजी की शक्ति कहते हैं, हम इसको जो है विचारधारा की शक्ति कह सकते हैं, हम इसको सॉफ्ट पावर कह सकते हैं, हम इसको शिक्षा की शक्ति कह सकते हैं, हम इसको तर्क की शक्ति कह सकते हैं। तो इस प्रकार की शक्तियाँ जो सॉफ्ट पावर्स जो हैं वो भी देशों के पास होती हैं। हार्ड पावर जैसे कि हमने पहले मूर्त तत्वों में बात की, अस्थायी तत्वों में बात की, वो सारी हार्ड पावर का हिस्सा है। सॉफ्ट पावर में जो है विचारधारा को भी हम शामिल कर सकते हैं। और वैसे तो सॉफ्ट पावर में हम किसी देश की शिक्षा व्यवस्था की बात कर सकते हैं, वहाँ के नागरिकों के अधिकारों स्वतंत्रताओं की बात कर सकते हैं, नागरिकों के लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं, वहाँ के नागरिकों की कर्मठता की बात कर सकते हैं, वो कर्मठ हैं कि नहीं हैं इसकी बात कर सकते हैं, हम वहाँ के लोगों के चरित्र की बात कर सकते हैं। सारी शक्तियाँ जो हैं, अगर इस प्रकार का माहौल किसी देश में है तो निश्चित तौर पर उस देश को वैश्विक शक्ति बनने से कोई देश नहीं रोक सकता। या फिर ऐतिहासिक रूप से जिस देश के पास विभिन्न विद्वानों की विचारधाराएं हैं, जैसे भारत में जो है महात्मा बुद्ध का विचार है, भारत में महावीर जैन का विचार और फिलॉसफी है, भारत में जो है 10 सिख गुरुओं की बाणी है, जो है रविदास जैसे सरीखे समाजवादी संतों सौम्य संतों और गुरुओं की बाणी भारत में है, कबीर की बाणी है, गुरु रविदास जी की बाणी है। और इसी प्रकार से यदि विचारधारा की बात की जाए तो भारत में बहुत सारे समाजवादी विचारक हुए, बहुत से हिंदूवादी विचारक हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय जैसे विचारक हुए, भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विचारक हुए, भारत में अरबिंदो घोष जैसे मार्गदर्शक हुए, महान गुरु पैदा हुए। इसके अलावा भारत में जो है अंबेडकर जैसे कानूनविद पैदा हुए, जिन्होंने भारत को एक सही दिशा में चलाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी जैसे प्रेरणा स्रोत प्राप्त जो है भारत में पैदा हुए। इसी तरह से यदि हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों का यहाँ पे जन्म हुआ, बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादियों ने जन्म लिया, सावरकर जैसे जो है राष्ट्रवादियों का यहाँ पे जन्म हुआ। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं भारतीय शक्ति को बढ़ाने में, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में, भारत के मल्टीकल्चरल जो सोसाइटी है, प्लूरल जो सोसाइटी भारत में है उसको विकसित करने में, लोगों की समझ बढ़ाने में, भारत में जो है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने में और भारत को मानवतावाद के रास्ते पे चलाने में, भारत को अंतर्राष्ट्रीयवाद के रास्ते पे चलाने में, इन सभी महान विभूतियों का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की शक्ति को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसका हम जिक्र कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, और हो सके तो कमेंट भी जरूर करें ताकि हम आगे जो है कुछ गलतियों को भी सुधार सकें और बेहतर नॉलेज आप लोगों के लिए लेके आ सकें। थैंक यू सो मच।